एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। एमएच सेट का जो एग्जामिनेशन है 15 जून को आपका होने वाला है। इसके लिए पेपर 1 के जो सारे क्वेश्चन पेपर्स है, आपके एमएच सेट के सारे क्वेश्चन पेपर्स वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 2024 का हो गया है, देन 23 का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 22 में शायद आपके एग्जाम नहीं हुई थी, आपकी वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पेपर अपलोडेड नहीं है। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 26 सितंबर 2021 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था एमएच सेट का, वो क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। क्लासेस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या आता है वो पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, मेमोरी, एप्टीट्यूड, इंसाइट की क्रिएटिविटी। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए। अब 3 लेवल होते हैं, ठीक है। जो एकदम बेसिक लेवल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है मेमोरी लेवल, राइट। उसके बाद जो आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, एग्री। और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल में होता है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। चलिए, इस तरह से होता है आपका। तो सबसे जो बेस में होता है वो मेमोरी होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे बच्चा जाता है तब अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है और फाइनली रिफ्लेक्टिव लेवल डेवलप होता है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल दैट मीन्स कि बच्चा मेमोरी लेवल तो क्रॉस करके अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचा होगा। मतलब कि जस्ट सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूं। मतलब कि मेमोरी तो आएगी ही आएगी, राइट, मेमोरी आएगी, ओके। उसके बाद वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग में पहुंचा है। अंडरस्टैंडिंग में पहुंचा है मतलब कि वहां पे उसकी इंसाइट भी डेवलप हो गई होगी, ओके। तो मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ विल बी द पार्ट ऑफ द आंसर। मतलब कि ए और 3 दोनों आंसर में आएंगे। ए और 1 और 3, सॉरी 1 और 3, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या, सी जो है वो करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, okay. Now moving towards question number 2. The most intelligently fertile period of human being is dash, childhood, adolescence, adulthood की old age। तो यहाँ पे मैंने सारे जो उसके रिलेटेड जो लिटरेचर होते हैं वो भी मैंने देखे और बहुत सारी वेबसाइट पे मैंने चेक किया। तो सभी जगह पे आंसर जो आता है वो अर्ली एडल्टहुड या एडल्टहुड आता है। बट आपकी जो आंसर की है उसमें क्या मेंशन किया है, तो उसमें जो है वो ऑप्शन बी मेंशन किया है। इवन आपकी मैंने आंसर की जो मतलब जो क्वेश्चन पेपर है ए सेट डाउनलोड किया, देन बी सेट डाउनलोड किया, सभी में शायद मैंने सोचा कि शायद मेरी चेक करने में मिस्टेक हो रही है, बट नहीं, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ पे जो आंसर की है वहाँ पे एडोलेसेंस दिया है। तो हम जो यही है वो मान के चलते हैं। अर्ली एडल्टहुड भी जो है वो इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड माना जाता है, बट फाइनली जो आपके आंसर की उसी को हम सही मान के ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर डैश। ऑनलाइन डिस्कशन करना हो तो किसके लिए स्वयं में? इज इट फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, सेल्फ असेसमेंट के लिए, वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स की, डाउनलोडिंग, रीडिंग मटेरियल। तो अब जब ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, जब डिस्कशन हो रहा है एक टाइप का फोरम में, ओके, और वो वेब पे है, मतलब कि ऑनलाइन है, ठीक है, तो ऑफकोर्स किसके लिए होगा, तो वो जो बच्चे हैं उसके डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए होगा ना। सेल्फ असेसमेंट के लिए तो डिस्कशन फोरम नहीं होगा, ओके। जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो वहाँ पे तो कोई आपके मतलब डिस्कशन फोरम होता ही नहीं। आप तो लेक्चर जो वहाँ पे है अपलोडेड है वो आप देख रहे हो, तो वो भी नहीं है। रीडिंग मटेरियल के लिए भी आपको डिस्कशन मटेरियल जो फोरम है वो नहीं होगा। तो आंसर जो बनेगा दैट इज क्लियरिंग डाउट्स, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और आज तक अगर मैं बोलूँ तो 2024, 23 और ये जो है आपका 21 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। 24 में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको 2 क्वेश्चन स्वयं से पूछे गए थे। 23 में भी स्वयं से क्वेश्चन आए थे और इसमें भी है। मतलब कि स्वयं जो है, ठीक है, स्वयं वो स्वयं में खुद इम्पोर्टेंट है कि आपको एमएच सेट में ये चीज करके ही जानी है। उसके रिलेटेड एक पूरी स्लाइड जो है मैंने लास्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उसमें मैंने आपको दे दी थी। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सब कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा लेवल ऑफ टीचिंग आप देखो ना तो वो भी आपका हर बार मोस्टली आप जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना 24 का, देन अगेन 23 का और ये जो है 21 का, पहला क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग ही है, ओके।
लेवल ऑफ टीचिंग ही है, तो ये भी चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि चलो एक बार वो देख ले, तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आप जो नेट की तैयारी करो तो आपसे आराम से हो जाएगा, बट स्टिल ये जो पॉइंट्स है आप देख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए थर्ड का आंसर क्या बना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय यूजिंग डैश। हिस्ट्री किससे नहीं पढ़ाई जाती, नॉट में क्वेश्चन है। ओके, डिजिटल चार्ट्स है तो ऑफकोर्स चार्ट से तो पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री में काफी बार जो होते हैं तो चार्ट से टीचर पढ़ाते हैं ना। मैप्स तो ऑफकोर्स डेफिनेटली वो सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और रोल प्ले मेथड, तो रोल प्ले तो होता ही है, राइट। मैंने लास्ट टाइम का जो आपका क्वेश्चन पूछा था, जो आपका जस्ट अ सेकंड, ये है देखिए, ये आपका 26 मार्च का, इसमें यही क्वेश्चन, तभी मैंने बोला था कि ये जो रोल प्ले वाला जो है, चलिए कहाँ पे है रोल प्ले, जस्ट अ सेकंड, रोल प्ले ये रहा, दिस इज द वन। रोल प्ले यहाँ पे 4 था, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाया था कि हिस्ट्री जो है, अगर आप शिवाजी का एग्जाम्पल ले तो शिवाजी की पूरी जो लाइफ स्टोरी बच्चों को समझानी हो, ठीक है, अपने महाराष्ट्र के बच्चों को समझानी हो, तो आप किससे, रोल प्ले इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो रोल प्ले से तो आप करा ही पाओगे, बट ये डेमोन्स्ट्रेशन हिस्ट्री में वो कुछ जम नहीं रहा, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जो आंसर हमारा यहाँ पे बना दैट इज ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका 26 मार्च 2023, मतलब कि ये जो है 21 का है, ये 23 का क्वेश्चन। अब आप देखिए कि 23 वाले बच्चों ने अगर पीवाईक्यूज किए होंगे तो उनके लिए चीजें कितनी आसान हो गई होंगी कि यहाँ पे 21 में क्या क्वेश्चन पूछा, हिस्ट्री कैन नॉट बी टॉट बाय यूजिंग डैश। ओके, और यहाँ पे क्या पूछा है, डैश इज मोर सुटेबल फॉर टीचिंग हिस्ट्री। तो मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन है उसका ऑप्शन भी आपको देखिए यहाँ पे है, तो ये आंसर यहीं पे मिल रहा है। ओके, मतलब कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर निकालना इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको काफी सारे, मतलब 50 में से 1-2 क्वेश्चन वो आ गए तो आप सोचो कि कितना इजी हो जाएगी चीजें। और काफी बार ये होता है कि एक आध क्वेश्चन से हम रह जाते हैं, राइट। तो प्रीवियस के क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ओके, तो ये तो आपका प्रूफ रहा कि चलो जो 21 में क्वेश्चन पूछा था, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जितने भी आपके, इवन आपके पेपर 2 के जो भी हो आपका पेपर 2, उसके भी प्रीवियस के 5 साल के क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली आप करके जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग आर टाइप्स ऑफ डैश ग्रेडिंग। ऑप्शंस है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, डायरेक्ट, स्पेशल एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती क्या है वो देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो ग्रेडिंग है ना, वो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है, उसकी टाइप्स है। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें समझ ले। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो है ना, इट असाइन लेटेस्ट ग्रेड बेस्ड ऑन द सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब कि क्राइटेरिया बेस्ड, ठीक है। क्राइटेरिया बेस्ड जो होता है ना, हमने क्राइटेरिया रेफरेंस, देन नॉर्म रेफरेंस, वो सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है, रिसर्च में। तो क्राइटेरिया बेस्ड मतलब कि इतना आपका 60% आ रहा है, 60% है तो आपका क्या होगा, फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया क्या है, वो फिक्स करके रखा है। ओके, तो वो जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग या क्राइटेरिया बेस्ड, आप समझ सकते हो। ओके, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होगा कि रिलेटिव ग्रेडिंग इज द ग्रेडिंग सिस्टम दैट कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ दैट पीयर्स इन द सेम क्लास। ओके, सेम क्लास के जो बच्चे हैं उसके जो रिजल्ट से आपको कंपैरिजन करनी हो, तो वहां पे क्या रहेगा, रिलेटिव, ठीक है। किसी के रिलेशन में आपके क्या है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि नॉर्म टाइप का, राइट। नॉर्म जो होता है जिसमें आपको परसेंटाइल मिलते हैं, पीआर, आपकी जो नेट की एग्जामिनेशन होते हैं उसमें परसेंटाइल होते हैं, राइट। तो जो जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स है, चाहे उसके 300 में से 240 क्यों ना हो, बट उसको आप 100 पीआर गिन के चलते हो, ठीक है। 100 पीआर वाले के बच्चे का इसका मतलब ये नहीं कि उसको 300 मार्क्स है, बस उसको 240 है, बट वो जो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें वो हाईएस्ट है, तो उसका जो 100 पीआर मान के फिर जो अगर बच्चा कोई 236 है तो उसके हिसाब से उसको मिलते हैं। तो वहां पे क्या है, रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, नॉर्म बेस्ड चीजें रहती है। ओके, इसके बाद अगर देखें तो इनडायरेक्ट जो ग्रेडिंग होता है वो क्या रहता है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग इज अ ग्रेडिंग सिस्टम दैट इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वे। मतलब कि आप इनडायरेक्टली उसके ग्रेडिंग कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली कोई आपने
क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसमें उसको मार्क्स उससे नहीं करो, इनडायरेक्टली करो, मतलब सर्वे करोगे, उसके इंटरव्यू करेगी, उसके हिसाब से बच्चे को आप ग्रेडिंग दे रहे हो, कंपेयरिंग इट टू देयर ओन पास्ट परफॉर्मेंस। जब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होती है ना, तब आप पास्ट के परफॉर्मेंस, वही बच्चे की पास्ट की परफॉर्मेंस होती है, उससे आप कंपेयर करते हो, राइट। अब कंपैरिजन आएगी तो ऑफकोर्स नॉर्म रेफरेंस तो आएगा, ओके। इवन ट्रेडिशनल ग्रेडिंग में वही होता था ना, एब्सोल्यूट टाइप की ग्रेडिंग होती थी ना। अब डायरेक्टली किसी लिटरेचर में देखोगे तब इनडायरेक्ट में आपको ये दो टाइप्स नहीं मिलेंगी, बट जहां पे अब जो एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा कि ट्रेडिशनल टाइप की ना, पहले वही होता था कि चलो 60% है तो फर्स्ट क्लास हो गया, देन उसके बाद 70 देन है तो वो उसको डिस्टिंक्शन मिल गया, उस हिसाब से सारी चीजें चलती थी ना, तो वो जो है ट्रेडिशनल किस में जाएगा, एब्सोल्यूट में जाएगा, ओके। और इसके अलावा देखें तो कर्व ग्रेडिंग और कंपैरिजन टू पीयर्स, ये भी सारी चीजें, कंपैरिजन जब होगा तब नॉर्म होगा, वो भी इनडायरेक्ट में ही जा रहा है। तो कुल मिला के अगर देखें तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के दो जो है वो टाइप्स है, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। इसके अलावा देखिए तो स्पेशल ग्रेडिंग क्या होता है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आप कर रहे हो, जैसे आप रिसर्च के लिए आपका कोई भी कोर्स वर्क चल रहा है तो उसके लिए जो आपको ग्रेडिंग मिल रही है तो वो स्पेशल में जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ग्रेडिंग में क्या होगा कि किसी भी आप एक टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी लेवल कितनी हासिल हुई है वो देखने के लिए स्टैंडर्ड ग्रेडिंग रहता है, ओके। तो दिस आर द थिंग्स। मगर आपको क्या याद रखना है कि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में जो दो टाइप्स आएंगे, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है, उसके दो टाइप है। तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज पंक्चुअलिटी, इंटेलिजेंस, जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च की लास्ट डी है, दैट इज मास्टरी ओवर ऑन सब्जेक्ट। तो आप देखिए कि रिसर्च करने के लिए सारी चीजें जरूरी है कि पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस भी आप में होनी चाहिए, ठीक है, मास्टरी अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी भी होनी चाहिए। मगर आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा रिसर्च में तो फिर ये सारी चीजों का क्या मतलब। सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए कि हाँ मुझे रिसर्च करनी है। रिसर्च मतलब कि आप एक बार पीएचडी में स्टार्ट करोगे ना तो आपका 3 साल 4 साल आप वो उसमें आप खुद को घिस डालो तब तक आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। फिर भी बच्चे करते हैं क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, राइट। तो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर रिसर्चर इज क्या, तो जेन्युइन इंटरेस्ट इन रिसर्च। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। नो मैटर आप पंक्चुअल हो, नो मैटर कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपकी अपने सब्जेक्ट में जितनी भी मास्टरी हो, मगर सबसे पहली जो एसेंशियल चीज है दैट इज आपको इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में, ठीक है। तो आंसर जो करेक्ट बनेगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है कि आपको 23 में भी यही टाइप का क्वेश्चन पूछा है। देखिए नंबर भी यस, ये भी 7 क्वेश्चन था, यहाँ भी 7 क्वेश्चन, नंबर भी वही सीक्वेंस से सब चल रहा है, ओके। तो अभी का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड एज डैश कोडिंग, मेमोइंग, डिकोडिंग के इंस्ट्रक्टिंग। तो आंसर क्या बनेगा, मेमोइंग इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका 23 में क्या क्वेश्चन था, रिकॉर्डिंग ऑफ डैश इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड मेमोइंग, ओके। अब यहाँ पे मेमोइंग आंसर दे दिया था और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिव नोट्स है तो यहाँ पे मेमोइंग आपको दिखना है। मतलब कि आपने 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना तो ये आपके लिए एकदम इजीएस्ट हो गया कि चलो यहाँ से आपको क्वेश्चन ही मिल गया है। एक आपने पीवाईक्यू किया मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछ डाला है, राइट। इसीलिए पीवाईक्यूज कीजिएगा। यहाँ आपके लिए मैं ये सारी चीजें प्रूफ में लेके आती हूँ कि पीवाईक्यूज करने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर जो बना क्या है, मेमोइंग इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। अ वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट विल बी मेजर्ड ऑन डैश, नॉमिनल स्केल पे जाएगा, इंटरवल स्केल पे जाएगा, रेशियो स्केल पे जाएगा कि ऑर्डिनल में जाएगा। एकेडमिक अचीवमेंट की बात है, ठीक है, तो किसमें आएगा, ऑफकोर्स वो इंटरवल स्केल में जाएगा। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अगर एकेडमिक अचीवमेंट बच्चे की अब देखो कि अचीवमेंट अगर समझ लो कि उसको मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी सब्जेक्ट में 0 भी आए, ठीक है, समझ लो किसी सब्जेक्ट में 0 भी आए तो वहां पे क्या होगा, इट डजंट मीन कि सपोज एक सब्जेक्ट ही ले लेते हैं, मैथ्स में किसी बच्चे को 0 आए, ओके, तो इट डजंट मीन कि बच्चे को मैथ्स में कुछ नहीं आता। हाँ वो क्वेश्चन पेपर में बच्चे को कुछ नहीं आया था बट यस बच्चा मैथ्स में कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पे जो 0 होता है ना वो क्या होता है, आर्बिटरी होता है, उसकी कहीं भी उसकी जो है एब्सोल्यूट 0 नहीं, मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं, स्टिल उसको 0 है फिर भी उसको बच्चे को कुछ आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो होता है वो आर्बिटरी जीरो होता है। आर्बिटरी जीरो किस में जाएगा? ऑफ कोर्स इंटरवल में जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा दैट इज इंटरवल स्केल। ओके, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. If a frequency distribution has some extreme score, then appropriate measure of central tendency will be mean, median, mode की range. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या है? तो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, तो वो अप्रोप्रिएट मेजर कौन सा बनेगा? तो अब आप क्या करोगे कि मीन आप निकालोगे, उसका मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, कि रेंज निकालोगे, तो ऑफकोर्स आंसर जो बनेगा दैट इज आप उसका मीडियम जो है वो फाइंड आउट करोगे। क्या एक चीज याद रखेगा, जितनी भी एक्सट्रीम वैल्यू हो ना, बट कभी भी उसका मीडियन है ना वो अफेक्ट नहीं होता। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने के, इस टाइप के एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो थोड़े बहुत एक आपको स्टेट्स नहीं आ रहा ना, तो भी ये जो इसकी बेसिक जो फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चाहे जितनी भी एक्सट्रीम वैल्यूज क्यों ना हो डेटा सेट में, बट कभी उसका मीन जो है वो अफेक्ट नहीं होता। ओके, चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. A research paper is based on dash primary data, secondary data, थर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव डेटा। ओके, तीन ही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, और आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं। ए में 1 है, बी में 2 है सिर्फ, सी में 1 and 2 एंड डी में 2 and 3। तो रिसर्च पेपर पे क्या होगा? तो ऑफकोर्स जो प्राइमरी डेटा होगा और सेकेंडरी डेटा दोनों आएंगे। ओके, डिस्क्रिप्टिव या इन्फरेंशियल जो डेटा होता है वो तो इसी में इसका पार्ट हो जाएगा ना, मगर जो आप डेटा कलेक्ट करोगे या तो प्राइमरी सोर्स से करोगे या तो सेकेंडरी सोर्स से करोगे, तो वो जो है चीज़ें आपको क्या होगा कि रिसर्च पेपर में जो डेटा होगा वो किसके बेस पे होगा? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। तो मतलब आपका आंसर बना ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए, नाउ अभी आपके क्वेश्चन होंगे 11 से क्वेश्चन 15। आपका क्या होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, आरसी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब इसमें क्या कीजिएगा, इंग्लिश का मैंने लिया है, पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, अब अननेसेसरी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, इसलिए पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही, बट आराम से आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अब पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ, आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये आपका पैरा है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. This passage says that early instruments for measuring earthquakes were dash, faulty in design, expensive, not sensitive enough की not sturdy. Okay, तो आंसर जो बनेगा वो आपका आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, नॉट सेंसिटिव इनफ। ओके, अब आपको मिलेगा कहाँ से? तो क्वेश्चन एक बार दिमाग में रखिएगा कि दिस पैसेज सेज दैट अर्ली इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक वर, तो छोटे जो होते हैं कि छोटे बहुत जो अब यहाँ से देखें तो आपका जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो हम देख लेते हैं कि जो ए था दैट वाज फॉल्टी इन डिजाइन, बी था दैट वाज एक्सपेंसिव, ठीक है, सी था दैट वाज नॉट सेंसिटिव इनफ जो हमारा आंसर बना, और लास्ट था दैट वाज डी नॉट स्टडी। आप कुल मिला के ये जो फर्स्ट जो है वो पैरा पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। बट स्टिल व्हेन अ शॉक केम इट शुक द रिजिड टेबल अपॉन विच दिस स्टूड, तो वो है मतलब कि वो जो है का फॉल्टी इन डिजाइन कहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो बट द इंस्ट्रूमेंट फार मोर डेलिकेट देन दैट वर नीडेड इफ एनी रियली सीरियस एडवांस टू बी मेड। ठीक है, अगर और कुछ मतलब ज़्यादा कुछ अर्थक्वेक हो तो उसके लिए एक सेंसिटिव और एक एडवांस जो है हमें एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमें बनाना चाहिए। इसके लिए है कि जो भी पहले टाइप के जो उसके जो मेजरमेंट के जो स्केल्स थे वो इतने सेंसिटिव नहीं थी, तो मतलब कि अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक आए तो उसमें वो मेजर नहीं होता था, तो इसीलिए हमें जो है नए इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट जो था उसका आंसर था कि द अर्ली इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक वर नॉट सेंसिटिव इनफ। ठीक है, वो इतने सेंसिटिव नहीं थे जो पहले के जो थे। ओके, चलिए, तो आपका यहाँ से जो आए आंसर आपको ओवरऑल मिल जाएगा। ओके, तो ये है की लाइन्स है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द ऑथर सेज दैट इट वाज नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक बिकॉज डैश। ऑप्शन है वी हैव टू प्रूव दैट वी आर टेक्निकली साउंड, देन
उसके बाद है बी, एन अर्थक्वेक कम्स ऑल ऑफ अ सडन लाइक अ थीफ. देन सी है इट विल अलाउ अस टू शो आवर एक्सपर्टीज. एंड लास्ट डी है दैट इज वी हैव टू कीप आवर सेल्फ बिजी. अब आप ऑप्शन देखो ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि चलो ये जो सारी चीजें है ना कि चलो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा. ओके, हम हमारी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए हम ये जो सारी चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट, तो नहीं, ये भी नहीं आएगा ना. वी हैव टू कीप आवर सेल्फ बिजी, तो ये भी थोड़ा क्या बोले कि वो इररिलेवेंट चीजें लग रही है. मगर आप ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी जो है आपको एकदम शुरू में ही यहाँ पे एन अर्थक्वेक कम्स लाइक अ थीफ इन नाइट विदाउट वार्निंग, मतलब अर्थक्वेक बिना वार्निंग के आ जाता है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर बना के द ऑथर सेज दैट इट वाज नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट. हमें इन्वेंट करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर कर सके. बिकॉज रात को अर्थक्वेक है ना, मतलब चोरी पगे, मतलब क्या बोले कि एकदम थीफ के जैसे आ जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हमें उसके लिए कुछ ऐसा इन्वेंशन होना चाहिए कि हमें पता चले कि चलो अर्थक्वेक आ रहा है तो हम हमारे लोगों को एक सेफ जगह हम उसको मूव कर सके. ओके, तो आपको जो है शुरू में ही यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13. The earlier device consisting of rods was replaced because it failed. Option A, to measure severe earthquakes. Then B, to record direction of the earthquake. C, to measure gentle earthquake. Last D, to record the movement with a paper on pen. Okay, तो जो आंसर आपका सही बनेगा दैट इज ऑप्शन डी जो है वो सही बनेगा. आपको मिलेगा कहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर? तो ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा. द आइडियल टू बी एम दैट एट वॉज टू डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड रिकॉर्ड विथ अ पेन ऑन पेपर द मूवमेंट्स. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन के आंसर का आइडिया आ जाएगा. ओके, तो ये जो है वो की लाइन है जिससे आपको आंसर इजीली पता हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. The everyday observation mentioned in the passage is related to dash. Option A है the tendency of standing person to fall when a bus or train moves suddenly. Then B, the movement of a bus or train. C, the passengers standing in a bus or train. की last D है that is the sudden start of a train. Okay, पूछा क्या है? the everyday observation mentioned इन द पैसेज इज रिलेटेड टू. ओके, तो आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है. ओके, अब मिलेगा कहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आपको? तो यहाँ से मिलेगा, जो लास्ट 4 लाइन्स है ना पैराग्राफ के, वहाँ से आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा. व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस और ट्रेन टेंड टू फॉल्स व्हेन सडन स्टार्ट इज मेड. ओके, तो यहाँ से ये जो है उसकी की लाइन से यहाँ से आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा. ओके, कि सडनली जब बस और ट्रेन जो स्टार्ट होती है तो वो जो है उसकी टेंडेंसी किस टाइप की होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी. ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लम्बर इज डैश शॉक स्लीप ग्राउंड की सजेशन. ओके, तो जो स्लम्बर है उसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे आप देखें तो एक स्लम्बर मतलब कि एक लाइट और पीसफुल स्लीप की अगर बात करें तो वो होता है, तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन बी. ओके, और आपको यहाँ पे है ये वर्ड है बट आपको इसके लिए है ना आपकी रीडिंग होनी चाहिए तो ही आपको इसको मीनिंग पता चलेगा. कि इसीलिए मैंने आरसी की अगर बात की होती तो शुरू में जो फर्स्ट जो मैंने क्लास किया था जो 24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तभी मैंने आपको बताया था कि आरसी के लिए आपका मैक्सिमम रीडिंग रखे. जितना आप रीड कर पाओगे उससे क्या होगा, उससे आपकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी. ठीक, आप नए नए जो वर्ड्स है वो पता चलेंगे. ठीक है, और आपका जो एक पैराग्राफ दिया है उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए. वो पैराग्राफ का आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, इसीलिए आपकी रीडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है. तो इस टाइप की रीडिंग रखिएगा. मतलब कि अगर आपको किसी पैराग्राफ का टाइटल पूछ लिया जाए या किसी का मीनिंग पूछ लिया जाए या उसका सिनोनिम पूछे या एंटोनिम पूछे तो उसके लिए आपकी रीडिंग होगी ना तो ही उस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे. तो यहाँ पे जो आंसर बना दैट इज स्लीप. स्लम्बर होता है वो डोज ऑफ, मतलब कि आप झपकी लेते हो ना उसको स्लम्बर कहते हैं, और स्लीप जो होता है वो एक पीसफुल और डीप स्लीप आप ले सकते हो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मीनिंग सेम हो रहा है. तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन जो आपका स्लीप था वो. ठीक है, चलिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू न्यूकॉम डैश इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन साइकिल। न्यूकॉम की थियोरी है, उसके हिसाब से क्या है कम्युनिकेशन साइकिल में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? सेंडर, रिसीवर, मीडिया की मैसेज। ठीक है, अब न्यूकॉम की जो थियोरी है उसके हिसाब से देखिए ना, तो मीडिया है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सेंडर होगा तो ही मैसेज जाएगा, अगर रिसीवर नहीं होगा तो मैसेज बेचारा जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीव कौन करेगा? ठीक है, तो कम्युनिकेशन ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो रिसीवर भी चाहिए। अब सेंडर रिसीवर दोनों मौजूद है मगर मैसेज ही नहीं है तो क्या मतलब? ठीक है, तो मैसेज भी चाहिए मगर मीडिया की उन्होंने कहीं भी बात नहीं की है। और उनका जो मॉडल है वो ABX मॉडल तरीके से भी जाना जाता है, तो वो भी आप चीज़ याद रखिएगा। न्यूकॉम का जो कम्युनिकेशन का मॉडल है उसको ABX मॉडल भी कहते हैं, जिसमें A जो है वो क्या है? वो सेंडर है, B जो है वो रिसीवर है और X क्या है? X जो है वो टॉपिक या मैसेज है। ठीक है, टॉपिक या मैसेज है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिकम कम्युनिकेशन इफेक्टिव? मीडिया, मैसेज, सेंडर की इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना हो तो क्या चाहिए? तो सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को मैसेज मिल गया, मगर रिसीवर वहां पे मैसेज पढ़ के चुप हो गया तो सेंडर को कुछ पता ही नहीं चलेगा ना कि मैसेज उसको मतलब पहुंचा है नहीं पहुंचा। मतलब क्या चाहिए? उसका इमीडिएट फीडबैक चाहिए, राइट? तो ही सारी चीजें क्या है, एक कम्युनिकेशन साइकिल जो है पूरी कंप्लीट होगी और कम्युनिकेशन भी क्या होगा? इफेक्टिव होगा, राइट? तो क्या बनेगा आंसर? इमीडिएट फीडबैक चाहिए। ओके, अब एक चीज यहाँ पे और भी एक याद रखिएगा कि जो मास कम्युनिकेशन है ना, मास कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है कि उसमें या तो जो मैसेज होता है, जो फीडबैक होता है, नॉट मैसेज बट जो फीडबैक होता है वो या तो बहुत ही डिलेड होता है या तो नहीं होता। मतलब मास कम्युनिकेशन में आप समझ लीजिए कि चलो न्यूज़पेपर्स हैं, ओके, न्यूज़पेपर्स हैं, देन रेडियो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, टेलीविज़न है, तो वहाँ पे जो है अभी तो ठीक है, चलो आरजे है वो बातें भी करते हैं, वो सारी चीज़ें अलग सिनेरियो है। मगर आप देखें तो न्यूज़पेपर जो आपको न्यूज़ मिलती है बट उसका फीडबैक कहाँ पे दे पाते हो? नहीं दे पाते। हम लोग अपने आप में चर्चा कर लेते हैं सारी चीज़ों की बट फीडबैक नहीं जाता। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि मास कम्युनिकेशन फीडबैक जो होता है या तो बहुत ही डिलेड होता है या तो नहीं होता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सुपरवाइजर इन अ फैक्ट्री ऑर्डर्स वर्कर्स एंड वर्कर्स फॉलोज द ऑर्डर, दिस इज डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब सुपरवाइजर है, ठीक है, वो क्या करता है? वर्कर को ऑर्डर करता है और वर्कर जो है उसके अंडर में जो है काम करते हैं वो क्या करते हैं? वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन हुआ? वो वर्टिकल हुआ, वो हॉरिजॉन्टल हुआ, वो नॉन फॉर्मल हुआ कि डिस्टेंस हुआ? तो सबसे पहले वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल मतलब इस टाइप का कि जो हायर ऑथोरिटी है, ठीक है, वो लोअर को मैसेज देती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो ऑफकोर्स क्या होगा? हायर पोस्ट पे होगा, उसके जो वर्कर होंगे वो नीचे होंगे। तो यहाँ से जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टाइप का है? तो वो वर्टिकल है या तो फिर क्या है? वो क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो हायर वाला है वो नीचे की तरफ दे रहा है, मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, नीचे से अगर वर्कर कुछ मैसेज ऊपर भेजेंगे तो वो किस टाइप का हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो आंसर तो हमारा ये बन गया। अब हॉरिजॉन्टल क्या है? तो हॉरिजॉन्टल जो है कि जो स्टाफ के मेंबर्स है एक दूसरे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, एक ही लेवल के, एक ही कैडर के जो स्टाफ मेंबर्स होंगे जब अपने आप में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल होगा। कौन सा आएगा? यहाँ पे वर्टिकल बनेगा, मतलब ऊपर से ऑर्डर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? वर्टिकल टाइप का कम्युनिकेशन, अप टू क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, राइट? तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन ए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है और मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझाई थी कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाई है। ओके, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ गया और सीक्वेंस भी देखिए ऑलमोस्ट मेंटेन हो रही है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर्स तो कोई मैटर नहीं करता बट स्टिल चीज़ें हैं जो अगर आप PYQs कर लो तो आपको कितने मैं प्रूफ दे रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके पेपर 1 पेपर 2 में आपको 1 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो तो भी सारी चीज़ें हो जाती है।
ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ यहाँ पे सॉल्व। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। अनअटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर में अफेक्ट डैश सेंडर, मैसेज, मीडिया के इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन अनअटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर में अफेक्ट क्या किसको अफेक्ट करेगा, तो वो कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है ना उसको अफेक्ट करेगा। अब रिसीवर जो है वो क्या है, सेंडर ने तो मैसेज भेज दिया बट यहाँ पे जो है वो अनअटेंटिव है, मतलब कि वो मैसेज वो इतना उसने वो रिसीव किया मगर वो रिप्लाई नहीं करा, वो मैसेज समझा नहीं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हुई, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं रहा ना। सेंडर ने भेजा वो मैसेज, जो रिसीवर ने समझा होता तो उसने डायरेक्ट ही फीडबैक दे दिया होता, तो वो एक कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है और मैसेज जो है इफेक्टिव हो जाता। बट यहाँ पे अनअटेंटिवनेस बताइए, तो जो आंसर बनेगा दैट इज इसको वो अफेक्ट करेगा, तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रोग्राम्स ऑन द टीवी चैनल्स समटाइम्स मिसलीड सोसाइटी बिकॉज डैश ऑडियंस आर लार्ज इन नंबर्स। तो ऑफकोर्स टीवी की बात है तो ऑडियंस तो लार्ज इन नंबर्स होगी ही। ओके, ऑडियंस आर इलिटरेट, तो इलिटरेट थोड़ी है ऑडियंस, मतलब काफी पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, तो ये तो ऑप्शन निकल ही गया। ओके, ऑडियंस ग्रुप इज हेट्रोजेनस, तो ऑफकोर्स हेट्रोजेनस होगा ना, बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, लेडीज भी देखेंगे, जेंट्स भी देखेंगे, मतलब ये तो सारी चीजें होंगी ही। इससे क्या होगा कि इससे कोई मिसलीड नहीं होगी ना सोसाइटी। मिसलीड किस लिए होती है कि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के परसेप्शन में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए वहां से मैसेज कुछ या उन्होंने न्यूज कुछ और लगाई और हम उसका किस तरह से इंटरप्रिटेशन का हमारा परसेप्शन क्या है, उससे वो सारी चीज़ों के वो मैसेज की क्या बोले इफेक्टिवनेस वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो परसेप्शन में है वो डिफरेंस है, जो सेंड किया है जिसने और हमने जो रिसीव किया है। ठीक है, इसीलिए सोसाइटी कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाती है। ठीक है, तो लार्ज इन नंबर्स भी नहीं है, वो तो होता है मगर इससे कहीं भी सोसाइटी जो है वो मिसलीड नहीं होती है। ठीक है, नंबर्स अगर लार्ज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलिटरेटी भी बात नहीं है कि हेट्रोजेनस हो उससे भी कुछ मिसलीडिंग जो नहीं होगा, बट यस हमारे परसेप्शन में अगर डिफरेंस है तो वो जो है मैसेज कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर जाएगा। ओके, तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहां से आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलिए, कंसिडर अ रोड मैप ऑफ अ सिटी हैविंग 5 अप्रोचेस रोड फ्रॉम अदर प्लेसेस। ओके, 10 जंक्शंस हैड एंड नो इंटरनल रोड्स हैज अ डेड एंड। ओके, तो मतलब कि पहले 5 अप्रोचेस देख लेते हैं। 5 अप्रोचेस मतलब कि अगर हम इसको ए मान के चले तो ए, ये 2, ये 3, ये अप्रोच का ये 4 और ये 5 अप्रोच हो गए हमारे। ओके, अब यहाँ पे रोड्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। ओके, 10 जंक्शंस एंड नो इंटरनल रोड हैज अ डेड एंड। ओके, अब 10 जंक्शंस बन रहे हैं। 10 जंक्शंस मतलब कि आप इस तरह से ले लोगे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 ये 9 ये 10 बना। ओके, देन एवरी जंक्शन है एक्सेप्ट 1 एसोसिएटेड विद 4 रोड्स। ओके, सभी जंक्शंस हैं उसके 4 यहाँ से ऐसे इस तरह से वो मिल रहे हैं। जंक्शंस है तो इस तरह से जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी जगह को कनेक्ट करेंगे। ओके, हो गया यहाँ पे एवरी जंक्शन एक्सेप्ट 1 एसोसिएटेड विद 4 रोड। किस कोई एक जो है वो बाकी मतलब बाकी के सारे जंक्शन है आप देख सकते हैं कि वो 4 से एसोसिएट है। मतलब यहाँ से देखिए ये 4 से एसोसिएट है, ये 4 है, ये 4 हो गया, ये भी 4, यहाँ से 4, ये सब 4 से है। मतलब इस तरह से है। ये तो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, मतलब ये जंक्शन है तो उसके साथ 4 रोड जुड़े होंगे। मतलब कोई एक है जो जिसके साथ 4 रोड्स नहीं जुड़े हैं। ओके, एवरी जंक्शन एक्सेप्ट 1 इज एसोसिएटेड विथ 4 रोड्स। ओके, तो इसको हम चलो छोड़ लेते हैं। बाकी सभी जो है वो किससे 4 से जुड़े हैं। 4 वो जंक्शन है तो मतलब 4 रोड से जुड़े हैं। मतलब कि टोटल 10 है। ओके, 10 जो है वो क्या है 10 जंक्शन है मगर उसमें एक जो है वो 4 रोड से नहीं जुड़ा। मतलब कि 9 जो है वो 4 से जुड़े हैं
मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि 9 इंटू 4 कर सकते हो, बिकॉज 4 जो है वो उसके वो जंक्शन से 4 रोड से जुड़े हैं। ओके, तो 9 4 36 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे 36 हो जाएंगे ना। एक जंक्शन जो है, वन जंक्शन जो है वो एंड विथ किससे एंड हो रहा है, तो वो n नंबर से। ओके, वो n से एंड हो रहा है, मतलब बाकी जो है वो 4 के साथ जुड़े हुए, बट एक जंक्शन है जो n के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम जंक्शन देख ले तो कितने होंगे, तो 36 तो है हमारे, 9 के 4 मिला के चले तो, और बाकी जो एक जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, वो n से जुड़ा है। मतलब इतने जंक्शन अगर टोटल होंगे ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ n number of roads are associated with the remaining junction, then which of the following value is impossible for n। ठीक है, अगर n number of roads are associated with remaining junction, मतलब कि यहाँ पे जो है वो इसके साथ n number of roads जुड़े होंगे। ठीक है, तो n क्या नंबर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल फॉर n। ओके, तो वो हमने पूछा है। तो यहाँ पे सारी चीजों का अगर अपन जो है कि ये जो है आपके ऑप्शंस है उसके हम n की वैल्यू रख देते हैं कि 36 प्लस n में अगर हम 3 गिने तो कितना बनेगा, 36 प्लस 3, राइट। 36 प्लस 3 मतलब कितना होगा, 39। 39 क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो जंक्शन है तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, 36 हम n की, देखिए यहाँ पे सिंपली है n की वैल्यूज जो है वो पुट करें, और n की वैल्यूज कहाँ से ली, तो ये ऑप्शन में जो वैल्यूज दी है ना वही मैं वैल्यूज सिंपली यहाँ पे रख रही हूँ। ओके, अब दूसरा जो है 36 प्लस ये जो आपका ऑप्शन ए था ना, ऑप्शन बी देखते हैं। 36 प्लस 5 तो अगेन कितना होगा, 41, तो अगेन क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ सी क्या है, 36 प्लस n की वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। तो ये जो होगा वो क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। ठीक है, तो ये चांसेस है कि पॉसिबल हो। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ नहीं जो फोर्थ है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, फोर्थ है दैट इज 7 नंबर है, तो अगेन 36 प्लस 7 मतलब अगेन क्या होगा कि 43 होगा। यस, 43 होगा। ओके, 43 होगा तो क्या होगा, अगेन ऑड नंबर जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये भी गया। ओके, तो यहाँ पे जो है जो आंसर बनेगा दैट इज क्या बनेगा, ये जो है ऑप्शन हमारा 36 वाला दैट इज 42 है ना, वो आंसर सही बनेगा। ओके, यस, जो हमारा आंसर जो है 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, जो हमारा 36 प्लस हमने 6 लिया था दैट इज 42। ओके, तो ये जो हमारा आंसर बना वो सही बना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन समहाउ गारंटीड टू डिफरेंट persons x and y individually to hand over complete amount available in his unique purse। ठीक है, उसके पास एक यूनिक पर्स है जिसके अंदर जितने भी है वो कंप्लीट अमाउंट किसको दे देगा, x और y को इंडिविजुअली दे देगा। देखिए यहाँ पे है ना शब्दों के साथ खेला हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझिएगा तो ही आप आंसर के करीब पहुंच पाओगे। इन विच वे और सिचुएशन ही विल फुलफिल हिज अश्योरेंस गिवन टू x एंड y एट वन एंड द सेम टाइम। ठीक है, तो x और y को जो एक उसने गारंटी दी, एक अश्योरेंस दिया, वो किस तरह से फुलफिल होगा। ऑप्शन ए जो है दैट इज देयर इज नो मनी इन हिज पर्स। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, बाय पेइंग ईच वन ऑफ देम हाफ ऑफ द मनी अवेलेबल इन हिज पर्स। तो अब देखिए कि जो ईच वन को वो कितना हाफ मनी दे देगा, और यहाँ पे लिखा क्या है कि इंडिविजुअली हैंड ओवर कंप्लीट मनी। इंडिविजुअली मतलब कि एक्स को इंडिविजुअली वो कंप्लीट मनी दे देगा, वाई को इंडिविजुअली कंप्लीट मनी दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ मनी की बात की है तो यहाँ पे तो उसका जो प्रॉमिस है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। बाय पेइंग नथिंग टू एनी वन ऑफ देम। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कंप्लीट अमाउंट जो उसकी पर्स में वो दे देगा, ओके, हैंड ओवर कर देगा, फिर भी आप बोल रहे हो कि पेइंग नथिंग, तो ये ऑप्शन बी उसके प्रॉमिस के खिलाफ हो जाएगी, उसकी गारंटी उसने जो दी है उसके खिलाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी गया। ना ऑप्शन डी क्या है,
इन द पर्स द नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ सेम अमाउंट इज इवन। ओके, तो कितने हैं वो नहीं दिया, ठीक है। और अगेन अगेन कंडीशंस अप्लाई। ये जो है ये शब्द आप पकड़ लीजिए कि कंप्लीट अमाउंट एक को दे देगा तो फिर वो नहीं होगा। ओके, तो उसकी जो है वो अश्योरेंस है वो फुलफिल नहीं होगी, तो यहाँ पे ये भी गया। अब एक ही कंडीशन हो सकती है कि उसकी पर्स में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो कंप्लीट देने की बात ही नहीं आएगी ना। वही कंडीशन होगी ना, तो ही जो है कि सिचुएशन आपकी जो है वो आपकी अंडर कंट्रोल रहेगी कि इन विच वे द सिचुएशन ही विल फुलफिल हिज अश्योरेंस गिवन टू एक्स एंड वाई एट वन एंड द सेम टाइम। अब कौन सी कंडीशन थी कि एक्स और वाई को इंडिविजुअली हैंड ओवर कर देगा कंप्लीट अमाउंट, मगर उसका क्या है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वही सिचुएशन होगी तभी ये सारी चीजें। अदरवाइज कंप्लीट अमाउंट एक्स को भी दे देगा, कंप्लीट अमाउंट वाई को भी दे देगा, तो ये जो नीचे की तीन कंडीशन है ना वो तो फुलफिल होंगी ही नहीं एनी सिचुएशन। ओके, जिस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है, तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि 23 क्या कह रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर 12 o'clock एट व्हाट टाइम ड्यूरेशन बोथ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ वॉच एग्जैक्टली ओवरलैप। मतलब कि ये जो क्लॉक बनाए हम, ओके, तो जब 12 बजेंगे ना 12 o'clock पे क्या सिचुएशन होगी, तो ये जो मिनट हैंड है और ये जो आवर हैंड है, ठीक है, वो दोनों जो हैंड्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, वो ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो वो 12 बजे तो सिचुएशन बनती है, बट उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है immediately after 12 o'clock at what time duration both the minute hand and hour hand of a watch exactly overlap। मतलब इसके बाद ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी कि जब ये दोनों हैं क्या होगा कि दोनों जो है वो क्या होंगे, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। वो सिचुएशन मतलब वो कितने टाइम पे होगा, ठीक है। अब हम देखें, चलिए, तो आपको याद तो ये जो है ये आपको ये याद रख लेना है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपका 6x इज इक्वल्स टू 0.5x। ओके, 0.5x मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस 360 क्या है, डिग्रीज है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ओके, ये जो है फॉर्मूला आपको याद होगा तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। अब ये चीज़ें किस तरह से आई, तो मिनट हैंड की पोजीशन अगर देखें, मिनट हैंड की अगर पोजीशन देखें तो वो किस तरह से है कि मिनट हैंड की अगर पोजीशन देखें तो 6x रहेगा। 6x किस तरह से अगर लेंगे तो जो 6 डिग्री है, ठीक है, 6 डिग्री एक मिनट में वो जो मूव करता है ना मिनट हैंड, वो एक मिनट में कितना डिग्री मूव करता है, वो 6 डिग्रीज मूव करता है। किस तरह से पता चलेगा, तो सिंपली आप देखिए कि जो 15 मिनट होती है ना, 12 से 3 मतलब कि कितना हुआ, 15 मिनट हो गई। ओके, जो 15 मिनट में कितना 90 डिग्री मूव करता है। ओके, 15 मिनट में 90 डिग्री मूव करेगा तो एक मिनट में कितना करेगा, तो आपको वो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैम वो कितना 6 डिग्री जो है वो मूव करता है। ओके, अब यहाँ पे आगे देखें तो आवर हैंड की पोजीशन देखें, आवर हैंड की पोजीशन अगर हम देखें तो आवर हैंड जो है वो 0.5 डिग्रीज जो है वो मूव करता है, ठीक है। 0.5 डिग्रीज आप यहाँ पे x लगा लीजिए। ओके, वो 0.5 डिग्रीज मूव करता है। किस तरह से लिया, तो आप समझ सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो पूरे दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी मूवमेंट उसकी 2 बार होगी, मतलब कि वो पूरे दिन में आवर हैंड है वो कितना 36 इंटू 2 मतलब कि 720 डिग्रीज जो है वो पूरे दिन में वो इतना वो घूमेगा, ठीक है। हम किसकी बात करें, आवर हैंड की बात करें। और ये मैं क्यों बात कर रही हूँ, तो ये जो है फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया, अदरवाइज आप ये याद रख सकते हैं, मगर किस तरह से डिराइव किया तो वो समझने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो इस हिसाब से अगर हम करेंगे ना, तो ये जो है आवर हैंड हमारा 0.5 डिग्री जो है वो मूव करता है। ओके, 0.5 डिग्री वो मूव करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपका फॉर्मूला है, ओके, तो किस तरह से अगर हम ले कि 6x, ओके, 6x जो हमारा मिनट हैंड है
इज इक्वल्स टू, ओके 6x इज इक्वल्स टू 0.5x, ओके 0.5 कहाँ से आया आपको अभी पता चल गया होगा कि ये जो है मैंने ये कैलकुलेशन कहाँ से ली, मैंने आर हैंड के लिए, ये जो कैलकुलेशन ली है मैंने वो मिनट हैंड के लिए, ओके आर हैंड और मिनट हैंड की मैंने कैलकुलेशन ली है। अब वो डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका इसमें हम कितना 360 जो है वो ऐड कर देंगे, ओके 360 हमने यहाँ पे क्या किया ऐड कर दिया, ओके इतना बना हमारा। नाउ अभी x के लिए ये जो x है ना इसके लिए हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो x के लिए अगर हम सारी चीज़ें सॉल्व करें तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं 6x ओके माइनस 6x, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 0.5x इज इक्वल्स टू 360 ले सकते हैं, ओके 6x माइनस 0.5, तो यहाँ पे हमारा 6x में से 0.5 आप निकाल दो तो क्या बनेगा 5.5x बनेगा इज इक्वल्स टू 360 बना, ओके अब ये आपको x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 5.5, ओके अब इसको आप पॉइंट निकालो ऊपर लेके जाओ तो कुल मिला के आप ये करोगे ना तो आपका कहीं ना कहीं मैंने गिन के रखा है तो आपका जो है वो बनेगा कितना, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका बनेगा 65.45 जो है वो मिनट्स बनेगा, ओके ये सिंपल, बस इसका एक सिंप्लीफिकेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ओके तो 65.45 मिनट्स बनेगा। अब 65 मिनट्स मतलब आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे 60 मिनट्स मतलब तो 1 घंटा हो गया, ओके 60 मिनट्स प्लस ये 5 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है 5.45 मिनट्स बाकी रहा, ओके 65 मिनट्स एक्चुअली है क्या 65 प्लस 0.45 ही ले लेती हूँ मैं तो आपको कोई डाउट ना रहे, ओके तो इसको मैंने सिर्फ उसको मैंने अलग किया है तो यहाँ पे 60 मिनट्स मतलब क्या हो गया 1 आवर हो गया, ओके 1 आवर मतलब ये तो गया, सिर्फ 1 आवर नहीं है भाई ऊपर 5.5 मिनट्स है, ओके अब 1 आवर 5 मिनट्स नहीं है ऊपर 0.45 भी है, ठीक है तो ये भी ऑप्शन गया। अब 1 आवर 6 मिनट्स नहीं है ये तो फिर ज़्यादा हो गया तो ये भी गया, तो 1 आवर 5 मिनट्स एंड बिफोर 1 आवर 6 मिनट्स, तो हाँ 6 मिनट से कुछ पहले है, ओके राइट गेटिंग इट, बिकॉज यहाँ पे क्यों यहाँ पे 5.45 मिनट्स है मतलब 6 मिनट से थोड़ा सा पहले, एग्जैक्टली 6 मिनट्स नहीं है, एग्जैक्टली 5 मिनट्स भी नहीं है बट 6 से थोड़ा सा पहले बिकॉज 5.45 है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना वो याद रखनी, ये फॉर्मूला में ये 6x कहाँ से आया 0.5x कहाँ से आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ओके चलिए तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 24 है, एज द प्राइस ऑफ a book is reduced by 20%, then its consumption is increased by 25%. How much percentage difference is there in the previous income? ठीक है अब क्या है कि price of book is reduced by 20%, reduce हुआ 20% से, और consumption क्या है यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो 20% क्या हुआ रिड्यूस हुआ और कंजप्शन जो है वो क्या हुआ 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये रिड्यूस ये इंक्रीज का इस तरह से मैंने अलग अलग मार्क कर दिए, ओके तो आपको क्या पूछा है परसेंटेज डिफरेंस पूछा है इज देयर इन द प्रीवियस इनकम, ओके अब प्राइस रिडक्शन कितना हुआ है 20% हुआ है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस रिडक्शन जो है वो कितना हुआ है 20% हुआ है, 20% ऑफ प्राइस हुआ है, ओके तो उसको परसेंटेज है तो उसको हम पॉइंट में अगर ले ले तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है इतना हुआ, ओके तो न्यू प्राइस क्या हुआ ये रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद अब नई प्राइस क्या हुई तो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू जितना पहले की प्राइस है, ठीक है अब रिडक्शन के बाद कितना रिडक्शन हुआ तो वो वाली जो प्राइस है आप माइनस कर दोगे, ओके तो आप P में से
0.20p जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको न्यू प्राइस मिल जाएगी। अब p मतलब कि वो क्या है, 1p हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम 1p कंसिडर करें तो 1 में से 0.20 निकालोगे तो जो न्यू प्राइस क्या बनी, 0.80p बनी। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ, चलिए ये जो है हमारा क्या बना, ये हमारा न्यू प्राइस बन गया। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ अगेन कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन कंजप्शन कितना है, 25% है। तो उसी हिसाब से जैसे ऊपर किया था उसी हिसाब से करेंगे, 25% ऑफ क्या करेंगे, सी कर लेंगे, सी फॉर व्हाट, सी फॉर कंजप्शन। ओके, तो किस हिसाब से ये बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 0.25c होगा। जिस तरह से हमने 0.25p लिया था, यहाँ पे क्या बना, वो 25% के हिसाब से पॉइंट में 0.25c बना। ओके, नाउ न्यू कंजप्शन क्या होगा, तो अगर हम बात करें न्यू कंजप्शन की बात करें तो क्या होगा, 1c माइनस, इंक्रीज हुआ है ना तो माइनस नहीं होगा ना, माइनस कहाँ से होगा, प्लस होगा, प्लस 0.25c मतलब कि क्या बनेगा, 1.25c होगा, हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा न्यू कंजप्शन। ओके, ये दो चीजें हमें मिली, राइट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मिनट, बैटरी लो, 1 सेकेंड। चलिए, आई होप बैटरी जाए नहीं, जस्ट गिव मी सेकेंड। चलो चार्जिंग तो हो रहा है। चलिए हो गया हमारा न्यू प्राइस और न्यू कंजप्शन हमें मिल गया। अब इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर देखें हम, इनिशियल एक्सपेंडिचर। ओके, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, तो प्राइस, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ओके, तो प्राइस अगर हम 100 लेके चले तो बिकॉज ये देखिए परसेंटेज में दिया था 100 लेके हम चलते हैं। ओके, तो प्राइस जो था और कंजप्शन कितना था, 100, मतलब कि कितना हुआ हमारा 1 2 3 4। ओके, राइट, इतना हुआ हमारा। ओके, ठीक, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, हुआ इतना हमारा। नाउ फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये तो हमारा इनिशियल हुआ कि जब सब ठीक चल रहा था, बट यहाँ पे रिड्यूस हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो जो फाइनल हुआ वो कितना हुआ, तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा अगेन प्राइस इनटू कंजप्शन हो जाएगा। ओके, सेम चीज होंगी, बट हमारे जो दो हमें वैल्यूज मिली, प्राइस देखिए 20% रिड्यूस होने के बाद प्राइस कितना मिला है, 0.80 मिला है, 0.80। ओके, और जो इंक्रीज हुआ था 25%, उसके बाद हमारा कंजप्शन कितना हुआ है, 0.25 कंजप्शन हुआ है। ओके, तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं जो वैल्यू है, मैंने कैलकुलेट करके रखी है कितना, अगेन आपको सेम इतना ही मिलेगा। ओके, आपको वही मिलेगा, प्राइस 10,000 ही मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिला था, जो आपका यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोमा में गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो था सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका इनिशियल जो था, ठीक है, इनिशियल लेवल पे जो था आपका, और उसके बाद जो फाइनल एक्सपेंडिचर था, दोनों एक्सपेंडिचर में कहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्रीवियस इनकम से। कितना, हाउ मच परसेंटेज डिफरेंस इज देयर इन प्रीवियस इनकम, तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखिए इनिशियल पे 100 था तो इतना हो गया, तो वो भी जो हुआ, और यहाँ पे फाइनल मतलब कि यहाँ पे जो 20% रिड्यूस हुआ, 25% जो कंजप्शन इंक्रीज हुआ, वो कुल मिला के वो लेके चले ना, तो भी जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर वो सेम हो रहा है, मतलब 10,000 ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, नो चेंज रहेगा। ओके, तो जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, दोनों जगह हमें सेम ही मिला है, तो मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹2120 is the same as the percentage loss incurred by the selling the same item for ₹1480. At what price should the item be sold to get 20% प्रॉफिट? अगर आपको लेना है तो आप किस प्राइस पे उसको सेल करोगे? ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको दी है। ओके, अब आप लेके चलिए कि जो कोस्टिंग प्राइस आपको ढूंढनी है कितने में आपको वो आपको आप सेल करोगे, तो कोस्टिंग प्राइस आपको देखनी है। तो सीपी अगर हम लेके चले कि एक्स लेते हैं, उसकी कोस्टिंग प्राइस देख लेते हैं कि एक्स है। ओके, कोस्टिंग प्राइस एक्स ले लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होगा, राइट। लॉस की अगर बात करें तो लॉस क्या होगा? लॉस क्या होगा? तो सबकोर्स जो कोस्टिंग प्राइस बड़ी होगी उसमें से आप सेलिंग प्राइस कर दोगे माइनस, मतलब सेलिंग प्राइस कम होगी तो आपको ऑफकोर्स वो कहाँ पे वो लॉस रहेगा। ओके, तो प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी और लॉस का सीपी माइनस एसपी, ये तो स्कूल लेवल पे आता है तो ये तो पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ले लें कि एसपी और देखिए यहाँ पे आपको दिया है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आइटम दिस इज द सेम एज द, तो यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, एज द परसेंटेज लॉस इंकर्ड बाय द सेलिंग आइटम सेम फॉर द रुपीज डैश। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेम है, आपको दिए प्रॉफिट और लॉस की, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो कि एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी लगा सकते हो, बिकॉज इट इज गिवन। ओके, सेम है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो एसपी क्या है? एसपी जो है वो हमारा है 2120। ओके, सीपी हमने क्या किया है? हमने वो अज्यूम किया है, एक्स ले लिया है। ओके, अब यहाँ से देखें तो अगेन सीपी क्या रहेगा? एक्स रहेगा, और एसपी जो है यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि आइटम जो सेम रहेगा उसके लिए जो रुपीज़ क्या है तो 1480 दिया है। ओके, इतना हुआ। अब इसको आप यहाँ पे ले लो तो एक्स को आप इस साइड पे ले जाओ, इसको आप यहाँ पे लेके आओ, तो आपको जो एक्स की वैल्यू जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपको कुल मिला के अगर आप देखें तो आपको 1800 मिल रही है। ओके, एक्स की वैल्यू जो है आपको 1800 मिलेगी। इसको आप सिंप्लीफाई करें ना, आपको 1800 वैल्यू मिलेगी। नाउ अब यहाँ पे हमारा खत्म नहीं होता, उन्होंने क्या पूछा? एट व्हाट प्राइस शुड बी द आइटम बी सोल्ड टू गेट 20% ऑफ प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट करने के लिए हमें कितने में वो चीज़ बेचनी चाहिए? तो सेलिंग प्राइस उन्होंने पूछा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? सेलिंग प्राइस मतलब कि जो हमारा 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा? इंटू सीपी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कितना प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है उन्होंने? 20% की बात की है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये जो 100 प्लस 20 मतलब कि 120 डायरेक्ट मैंने ले लिया है, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। सीपी जो है वो हमारा यहाँ पे एक्स जो हमने यहाँ पे उसको लिया था वो एक्स हमें वैल्यू मिल गई, वो कितनी है? 1800 मिली है। ओके, ये गया, ये और ये गया, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो बनेगा दैट विल बी 2160। ओके, आंसर जो बना दैट इज आपका ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, आपको मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। क्या क्या आपको दिया है? नीचे पॉवर्टी दिया है, देन आपको पॉपुलेशन दिया है, उसके बाद क्या है? डेथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है और डिजीजेस है। ओके, तो सबसे पहले जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ओके, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब क्या होगा? तब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देश में रहेगा, मतलब 2 के बाद 4 आएगा। ओके, अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा मतलब कि लोग कमाने नहीं पाएंगे, कमा ही नहीं पाएंगे, उसको कोई इनकम ही जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे पुअर बनते जाएंगे, मतलब देश में क्या होगा? पॉवर्टी बढ़ेगी, मतलब कि 1 रहेगा। ठीक है, अब पॉवर्टी बढ़ी तो हमारा ये गया, ये भी आ गया। ओके, पॉवर्टी बढ़ी तो मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो बीमार पड़ते, वो दवाई नहीं ले पाते, प्रॉपर फूड नहीं ले पाते, न्यूट्रिशन फूड नहीं ले पाते, तो वो जो है
यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर 5 आएगा और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रहेगा लास्ट में वो 3 रहेगा, तो 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 हमारा ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, इस तरह से सीक्वेंस लगा सकते हो। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ QTXL in a code means OPTG, then in the same code what does GKNS would mean? ओके, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका ड्रॉप्ड क्वेश्चन है। ओके, मगर हम अगर जो सीक्वेंस की सही बात करें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो उस सीक्वेंस में यहाँ पे एरर कहाँ है वो हम देखें। तो देखिए QTXL है। ओके, और इसके साथ जो लगाया है दैट इज OPTG है। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो O देन P और Q, तो मतलब यहाँ से आप 2 ऐड करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे। ओके, देन P है तो QRS और T, तो यहाँ पे जो है आप 4 ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे पहुंच रहे हो। ठीक है, अब T है तो U V W और X, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी आप 4 ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे पहुंच रहे हो। ओके, और G है और G और L है, तो यहाँ पे G और L से पहुंचने में आपको 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक में एरर क्या है पता है, कि यहाँ पे उन्होंने 2 ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे अगर वो S ले लेते ना तो शायद वो सारी चीजें सीक्वेंस एक सही बैठ जाती। ओके, तो जो सीक्वेंस जो बननी चाहिए थी कि जैसे 2 देन 3 देन 4 देन 5 बनना चाहिए था, मगर उनका सीक्वेंस जो है वो 2 4 4 और 5 बना। तो इस हिसाब से अगर नीचे आंसर देखो तो आंसर भी वो जम नहीं रहा था। अगर 2 3 4 5 का लेते थे तो आंसर उनका जो है वो E H J और N बन जाता। ठीक है, मगर ये आपका ड्रॉप्ड क्वेश्चन है तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं, बट थिंग इज कि आपको एक सीक्वेंस पता लगनी चाहिए कि किस तरह से वो रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ड्रॉप है, तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाय ड्रिंकिंग बोर्नविटा विथ वाटर गिव्स एनर्जी। बोर्नविटा को आप वाटर के साथ ले लो तो आपको एनर्जी मिलेगी। देन बाय ड्रिंकिंग कॉम्प्लेन विथ वाटर इट गिव्स एनर्जी। By drinking milk with water it gives energy. Therefore by drinking water one gets energy. This is an example of dash, invariable relation, fallacy है, perception है कि comparison है। अब आप देखिए कि आप बॉर्नविटा को पानी के साथ मिला के आप पी लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, कॉम्प्लेन और पानी मिलो तो एनर्जी मिल जाएगी, दूध और पानी पी लो तो भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या लगाया कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि सभी जगह पे पानी कॉमन है, तो पानी को पी लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ पे लॉजिक में एरर है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक में मिस्टेक कर दी है, लॉजिक में एरर है। मतलब जब भी लॉजिक में एरर होती है तो क्या होता है, इट इज नॉन एज फैलेसी। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऐसा तो नहीं कि बॉर्नविटा और पानी से आपको एनर्जी मिलती है, दैट मीन्स आप सारी जगह हम देख रहे हो पानी कॉमन है तो पानी पीते जाओ, पानी से एनर्जी मिल जाएगी। तो वो बात क्या है, लॉजिक में कहीं ना कहीं आपको एरर लग रही है, तो आपका ऑप्शन बी जो है फैलेसी वो करेक्ट बनेगा। ओके, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द वैलिड कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल बर्ड्स आर वाइट। स्टेटमेंट 2 है ऑल पैरट्स आर बर्ड्स। तो सबसे पहले तो इसका व्हेन बना लेते हैं हम। तो ऑल बर्ड्स, तो ये सारे बर्ड्स हो गए, ऑल बर्ड्स आर क्या है, वाइट है। ठीक है, अब ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, तो मतलब कि पैरट्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऑल पैरट्स क्या है, ऑल पैरट्स जो है वो बर्ड्स है, तो पैरट्स अंदर चला गया। ओके, अब कंक्लूजन हम देखें तो सम बर्ड्स आर वाइट। देन इसके बाद देखें तो जो है वो कंक्लूजन 2 क्या है
कि सम पैरट्स आर वाइट, ओके। देन ऑप्शन कंक्लूजन 3 है ऑल पैरट्स आर ग्रीन। 3 तो गया हमारा, 3 तो गया, ऑल पैरट्स आर ग्रीन, ये तो आएगा ही नहीं। तो 3 जहां जहां पे है वो उसको निकाल दो। तो ये गया, ये गया, ये गया, ओके। बिकॉज ग्रीन के यहाँ पे कोई सिचुएशन उन्होंने अराइज ही नहीं की, तो वो वाला तो ऑप्शन 3 गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा 1 बन जाएगा, ए बन जाएगा, दैट इज 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे क्या दिया है फोर्थ कंक्लूजन में? सम बर्ड्स आर नॉट वाइट, ओके। सम बर्ड्स आर नॉट वाइट, तो यहाँ पे तो दिया है ना कि ऑल बर्ड्स आर वाइट, तो यहाँ पे सम बर्ड्स, आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो ही कह रहा है कि ऑल बर्ड्स आर वाइट, तो फिर इसका तो कोई सिचुएशन आएगा ही नहीं। तो 4 भी गया, ओके। तो हमारा जो आंसर सही बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इसीलिए आप एलिमिनेशन करोगे तो आपको फटाफट हो जाएगा। चलो जैसे मैंने देखा कि ऑल पैरट्स आर ग्रीन, तो थर्ड तो वो नहीं बन रहा ना, ग्रीन की कोई बात ही नहीं आई यहाँ पे, ओके। तो 3 निकाल दिया, दैट मीन्स हमारा आंसर बन गया, ओके। तो जो आपके एग्जामिनेशन है उसमें एलिमिनेशन से कीजिए। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए, कहीं भी आप फंसो ना, तो देखो कि एलिमिनेट करके देखो, आपको सही आंसर पता नहीं चला तो एलिमिनेट करके देखो। काफ़ी बार होता है कि स्टेटमेंट ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, फिर उसके बेस पे आपको ऑप्शन चुनना होता है, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर दो तो आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। चलो एक है, एक मुझे नहीं लग रहा है कि चलो आएगा किसमें, तो एक को एलिमिनेट करो, तो नीचे आप ऑप्शन में देखोगे तो फटाफट एक को जहाँ जहाँ है वो निकाल दो। दैट मीन्स काफ़ी बार एक ऑप्शन से ही आपका हो जाता है, पूरा आंसर निकल जाता है। इसलिए एलिमिनेशन इज द बेस्ट है कि वो आप इस टाइप के एग्जामिनेशन में करो, तो आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फटाफट सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। Which of the following diagrams shown the correct relationship among the 3 terms, that is athlete, women and mother, okay। athlete है, women है और mother है। तो जो पहला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं वो मदर का कर लेते हैं, मदर है। जितनी भी मदर होंगी वो सारी क्या होंगी? ऑफकोर्स वो वुमेन होंगी ही होंगी। तो जो दूसरा सर्कल है वो हमारा विमेन का हो गया, ओके। अब जो है कि बहुत सारी महिलाएं जो मदर्स हैं, वो हो सकता है कि वो एथलीट हो, इवन विमेन्स भी हो सकती है कि वो एथलीट हो, बट इज नॉट कंपलसरी कि जितनी भी मदर्स है या जितनी भी एथलीट विमेन है वो सबकी सब एथलीट हो, ओके ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत जो मदर्स हैं वो एथलीट हो सकती है, हो सकता है कि वो जो गेम्स खेल रही हो। जो विमेन है, ठीक है, वो भी है कि चलो वो एथलीट हो सकती है। इसके अलावा होंगी ना, इंजीनियर होंगी, डॉक्टर्स होंगी, टीचर्स होंगी, वो सारे भी प्रोफेशन है ना। और यहाँ पे जो मदर्स है वो भी इस टाइप से होंगी ना, तो थोड़ी बहुत होंगी। तो इस तरह का जो डायग्राम देखे तो ये बनेगा, ओके। अब ये डायग्राम चलते हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहेगा, ओके, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा DI का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 and 32 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। द फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ अ सर्टेन कॉलेज शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड फेल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स 2012 to 15, मतलब 12 से 15 तक जो बच्चे पास हुए और फेल हुए उसका आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया है। तो वो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में। तो 31 क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। तो इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम। तो पासिंग स्टूडेंट्स मतलब कि ये जो इन्होंने लाइंस की है ना, ये वाली है ना, ये जो है वो पासिंग है, मतलब कि ये और ये, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है कि कौन इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब है? 12 में, 13 में, 14 में कि 15 में, मतलब हमारे चारों के चारों पूछे कि वैसे तो देखते तो ये लगता है, बट सी स्टूडेंट्स यहाँ पे 500 में 200 बच्चे, यहाँ पे 700 में 400 हैं, यहाँ पे 800 में कितने हैं? 500 बच्चे हैं, और यहाँ पे 1000 में 700 हैं। तो एक बार एक इस टाइप का है, तो एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना ही सही रहेगा। तो 2012 में अगर हम देखें, 2012 में अगर हम देखें, 2012 में कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है 500, ठीक है, टोटल 500 बच्चे। और हमें क्या करना है? हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो इंटू 100 करेंगे। तो ये कुल मिला के आपका क्या बनेगा? ऑफकोर्स 40% के करीब आ जाएगा, ठीक है। अब 2013 में कितने हैं? 2013 में अगर देखें तो 400 हैं, और नीचे कितना आएंगे? टोटल बच्चे हैं वो 700,
ओके मैं पासिंग ले रही हूँ बिकॉज देखिए यहाँ पे पासिंग पूछा है, तो मैंने जो आपको ये डैश वाले हैं ना वही नंबर्स में ले रही हूँ। ओके और इंटू 100 हो जाएगा। ओके 2014 में इसी तरह से आप लोगे तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है और लास्ट में जो है दैट इज 2000 क्या है 15 है, वो 700 डिवाइडेड बाय कितना है 1000 है इंटू 100। ओके तो ये जो है आपका 2013 में अगर आप करोगे तो मैंने तो गिन के तैयार रखा है आपके लिए, मगर आप ये गिनती कीजिएगा और पॉइंट में आएगा 51.14 आएगा। ओके 14 में कितना आएगा, 14 में बनेगा आपका 62.5 बनेगा और 15 में तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि 70% आ जाएगा। ओके आई होप आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका क्या बनेगा 70% बनेगा। ठीक है तो सबसे क्या बोला है, सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 51 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 62 है, तो यहाँ पे 70 मतलब कि हमारा 2015 जो है वो सही आंसर बनेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन फॉर ऑल ईयर्स दैट इज 2012 से 2015 कंबाइंड टुगेदर इज, तो पासिंग का पूछा है। ठीक है अब सारे 12 से 15 का आपको कंबाइन करना है, तो टोटल कितने हैं, तो टोटल बच्चे जो है आप सभी को मिला के चलोगे ना तो यहाँ पे 1000, 800, 700 और 500 सभी को मिला के टोटल जो बच्चे हैं वो है आपके 3000 बनेंगे। ओके अब पूछा क्या है, पूछा है पासिंग परसेंटेज, मतलब पास बच्चे कितने हैं, तो 200, 400, 500 और 700 कुल मिला के आपके कितने बनेंगे 1800 बनेंगे। ओके बस आपको सिंपल है, अभी तो क्या पूछा है आपको परसेंटेज ही निकालने हैं, तो बहुत ही इजी है। डीआई के क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी है। मैथ्स का एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा वो लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हो जाती है, बाकी आप देखें तो प्रॉब्लम नहीं होता इतना। राइट ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखें। द एरिथमेटिक मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 40। एरिथमेटिक मीन है 12 ऑब्जर्वेशन का कितना है, कितना दिया है 40 दिया है। ओके 12 ऑब्जर्वेशन का एरिथमेटिक मीन है 40। ओके तो क्या कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो है ऑब्जर्वेशन दैट इज 20 और 60 है रिस्पेक्टिवली। इफ वी इग्नोर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मतलब कि दो जो है 20 और 60 को निकाल दो तो द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितना होगा वो पूछा है। एरिथमेटिक मीन है कितना है 40 है। ओके और 40 है और ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे 12 है टोटल, ये आपको यहाँ पे दोनों दिए, तो मतलब मीन है तो आप इसको जो जितने ऑब्जर्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या कि टोटल आपको सम मिल जाएगा। ठीक है तो 12 4 जा 48 480 मिल जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशन हुए। अब उसमें से कितने दो निकाल दिए, 480 में से मैंने दो निकाल दिए। कौन कौन से निकाले 20 और 60 मैंने निकाल दिए। 20 और 60 निकाले तो क्या बनेंगे 400 ही बन जाएंगे बिकॉज 80 निकल गए। ओके अब 400 बने। ओके 400 बने, उसमें से आपका एरिथमेटिक मीन अगर कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चे पहले जो है 12 ऑब्जर्वेशन थे, अब मैंने उसमें से दो निकाल दिए मतलब कितने बने, जो मैंने 20 और 60 20 और 60 निकाल दिया तो मेरे 12 में से 10 ऑब्जर्वेशन बन गए। ओके तो अब इसको आप करोगे, ये एरिथमेटिक मीन मैं कर रही हूँ। ओके तो कितना बना यहाँ पे 40 बना। ओके ये क्या है निकालने के बाद। ओके ये आफ्टर वाला है और बिफोर वाला क्या है, बिफोर वाला जो है वो उन्होंने दिया है स्टार्टिंग में कि वो 40 है। ठीक है बिफोर वाला 40 है, आफ्टर दो निकालने के बाद भी हमारा क्या बना 40 बना, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, क्या चेंज आया, तो इट विल नॉट चेंज, दोनों सेम ही मिले हमें, दो निकालने के बाद भी जो हमारा एरिथमेटिक मीन है वो सेम ही रहा। ओके तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए डायरेक्शन दिए 34 एंड 35 की। चलिए क्या है, आउट ऑफ 80 प्लेयर्स 35 प्ले क्रिकेट
42 प्ले हॉकी, 25 प्ले फुटबॉल, 8 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 7 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल एंड 3 प्ले ऑल द 3 गेम्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग ओनली 1 गेम। चलिए निकालते हैं। तो हम अगर बात करें तो क्रिकेट और हॉकी कौन कौन खेल रहा है, तो कितने हैं क्रिकेट और हॉकी के बच्चे, कितने 8 हैं। ओके, तो यहाँ से करें क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, हॉकी कितने बच्चे हैं, 8 हैं। ओके, अब सिर्फ क्रिकेट और हॉकी की अगर मैं बात करूं, अगर वेन डायग्राम देखिए ना आप, इस तरह से बनेगा, ये क्रिकेट, ये हॉकी और ये आपका फुटबॉल है। ओके, यहाँ पे जो है ना देखिए, ये जो 3 बच्चे हैं ना ये सारी गेम्स खेल रहे हैं, और यहाँ पे 8 बच्चे हैं ना जो क्या है क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। ओके, 8 बच्चे, मगर उसमें वो 3 भी आ जाएंगे ना, उसमें वो 3 भी आ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि सिर्फ क्रिकेट और हॉकी कौन खेल रहा है, ओके, तो 8 में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 निकालना पड़ेगा। मतलब जो 5 बच्चे हैं ना, ये जो 5 बच्चे वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। ओके, मतलब 8 जो दिया है, 8 में ये 3 भी तो आ जाएंगे ना, 3 जो सब खेल रहे हैं वो भी आ जाएंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 नहीं लिखा। ठीक है, वो सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब जिस तरह से क्रिकेट और हॉकी जो है वो 5 बच्चे खेल रहे हैं। ओके, क्रिकेट एंड हॉकी ओनली। ओके, सिर्फ ये 2 गेम्स जो है वो 5 बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो हमें डेटा दिया है वो क्या है, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितने हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यस, कितने बच्चे हैं, 10 है। 10 में से आप ये तो दोनों खेल रहे हैं, बट उसमें से अगेन आप 3 निकाल लोगे, राइट, तो जो बचेंगे 7 वो क्या करेंगे, वो क्रिकेट और फुटबॉल, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। ओके, 7 प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल सिर्फ वही 2 गेम्स खेल रहे हैं। ओके, इसके अलावा दूसरा जो डेटा दिया है वो क्या है, 7 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, तो हॉकी एंड फुटबॉल। ओके, वो 7 है, उसमें से अगेन 3 बच्चे निकल जाएंगे जो सारी गेम्स खेल रहे हैं, तो 7 सॉरी 7 - 3 मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 बच्चे जो है हमारे, 4 बच्चे जो हैं वो क्या है कि वो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ओके, हो गया इतना। नाउ अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है, अगेन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्लेइंग ओनली 1 गेम। ठीक है, अब ये तो जो बच्चे मिले कितने हमें मिले, जो 2-2 गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है कि सिर्फ एक ही गेम खेल रहे हैं, वो बच्चे हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिकेट ओनली जो है वो निकाल लेते हैं, क्रिकेट जो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ओनली में क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको डेटा दिया है कि 35 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, अब इसमें तो वो सब बच्चे आ जाएंगे, जो क्रिकेट और हॉकी वाले भी आ जाएंगे ना, तो वो आप 5 माइनस कर दो। ओके, वो आप 5 माइनस कर दो, फिर क्रिकेट और फुटबॉल वाले भी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल वाले बच्चे कितने हैं आपके, 7 हैं। ओके, वो निकाल दो, और जो बच्चे जो सारी तीनों के तीनों गेम्स खेल रहे हैं तो उसको भी आप निकाल दो। तो ये जो आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से 25 में से और ये 10 गया, तो मतलब आपका बनेगा कितना, नहीं 20 बनेगा। ओके, 35 है, 35 में से 5 गया मतलब 30 में से और ये 10 गया, तो मतलब आपका 20 बचा। तो ये जो है वो सिर्फ क्रिकेट वाले बच्चे हैं। ओके, क्रिकेट ओनली, ये जो है 20 जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, नाउ हम किसको पकड़े, अब हम ले हॉकी को। ओके, हॉकी वाले बच्चे कितने हैं, तो हॉकी वाले बच्चे जो उन्होंने डेटा दिया है उसमें कितने हैं, 42 दिए, तो 42। ओके, अब 42 जो है उसमें से जो क्रिकेट और हॉकी वाले बच्चे, जो बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी वाले, उसको भी आप माइनस करोगे। ये सारे मैं माइनस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पूछा आपको क्या है,
ओनली 1 गेम वाले बच्चे ही पूछे हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे 2 गेम्स खेले, जो 3 खेले, उसको सारे को बाहर निकालो भाई, वो सभी को निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो हॉकी टोटल जो है वो 42 है, उसमें से 5 हमने निकाली जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा हॉकी वाला, फुटबॉल के साथ भी है, तो वो क्या है, वो है 4, ओके। और जो 3 है, जो सभी सारी गेम्स है उसमें 3 तो सब जगह आएंगे ही आएंगे कॉमन, तो ये आप माइनस करोगे ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको 2 माइनस आपका गिनती करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा, ओके। 30 जो है वो आपके हॉकी के प्लेयर्स है, ओके। ये आपके 30 बने, ओके। नाउ एक ही बचा, दैट इज व्हाट, दैट इज फुटबॉल। एक्चुअली क्या गिनती में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। इस टाइप के मैथमेटिकल रीजनिंग के जब क्वेश्चन आए तो उसको लास्ट में करना चाहिए, ताकि आपकी पीछे के जो काफी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी फटाफट हो जाते हैं, तो ये सारी टाइम आपका यहाँ पे बचा रहे तो टेंशन नहीं रहेगी चलो मेरा पूरा पेपर पीछे छूट जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन जो अगर आपको मास्टरी है तो ठीक है आप कर सकते हो, अदरवाइज मैथ्स के क्वेश्चन है वो लास्ट में रखिएगा, ठीक है। फुटबॉल ओनली में कितने हैं, तो फुटबॉल में उन्होंने डेटा के हिसाब से डेटा क्या दिया है, 25 का डेटा दिया है कि 25 जो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें और कितने माइनस होंगे, तो जो ये है कि फुटबॉल कहाँ कहाँ पे, तो क्रिकेट के साथ फुटबॉल है तो वो कितना है, वो 7 बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। इसके अलावा हॉकी के साथ भी फुटबॉल है तो वो कितने हैं, तो वो 4 बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। और 3 जो सब जगह हर जगह जाके हमें परेशान कर दिया है, वो तीनों को तो माइनस ही कर दो, ओके। तो 25 - 7 - 4 - 3 वो करोगे तो आपको ये जो है 14 तो समझो ना, आपको 25 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 11 जो है प्लेयर्स वो मिलेगा आपका फुटबॉल का, ओके। ये जो आपको फुटबॉल का प्लेयर्स मिले, ओके। बस अब सिंपल है कि अब तीनों को क्या है, अब तीनों को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि 20 प्लस कितना है 30 प्लस 11 कर दो, तो कितना बनेगा आपका 20 + 30 + 11 तो 50 और 60 और ये 1 तो 61 बने। 61 हमारा ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट वन, ओके। तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है तो इसीलिए मैं बोले थे कि लास्ट में रखिएगा तो आपके लिए वो चीज़ें इजी हो जाएगी, ओके। ना हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, 2 गेम्स है वो कौन कौन खेल रहा है, तो वो तो हमने डेटा ऑलरेडी निकाल लिया था ना, अब ये फिर से क्यों करना। देखिए ये जो है क्रिकेट और हॉकी के ये 5 है, ये 7 है और 4 है, सिर्फ 2 गेम्स खेले। तभी भी आप जब एग्जाम में भी मैथ्स के सम्स करो तो इतना क्लमजी मत करना कि आपको फिर डेटा वो डिराइव करना हो तो मुश्किल हो, कि डेटा आपको काफी बार होता है कि वही क्वेश्चन के डेटा आपसे दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है। तो यहाँ से हमारी इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल जाएगा कि ये जो है 5, 7 और 4, 5, 7 और 4, 5, 7, 4 मतलब कि आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में एक में 2 का मजा हो गया, एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन हमारे बन गए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 36, बस हमारा यहाँ से मैथ्स का दी एंड हो रहा है। चलो शांति, फटाफट अब क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैथ्स होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ERNet, ओके। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल नेटवर्क, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट नेटवर्क, उसके बाद जो है आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज एजुकेशनल रेफरेंस नेटवर्क, और लास्ट है दैट इज एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। मगर आप वेबसाइट पे अगर देखोगे ना तो ERNet की जो वेबसाइट है ना उसमें आप देखना तो आपको मिलेगा क्या, एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया, तो एजुकेशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ऑप्शन डी में ये करेक्शन होना चाहिए, बट ठीक है यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जो है आंसर के हिसाब से ये सही बना, इसके अलावा बाकी तो ऑप्शन बनते ही नहीं। बट हाँ टाइपिंग एरर आप समझ सकते हो कि ये हो सकता है, बट यहाँ भी देखिए आप ये जो लाइन है हिस्ट्री में नीचे, तो एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया ERNet इंडिया इज, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर समझ के हम चला लेते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट बना, ओके। चलिए मगर आप ये फुल फॉर्म सही क्या है वो याद रखिएगा कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया है, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु हेल्प लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन रिवोल्यूशनाइज इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी? नंदन नीलेकानी, सैम पित्रोड़ा,
जी पार्थसारथी कि ए राजा। ओके, अब टेलीकम्युनिकेशन की बात हो तो याद रखिएगा एक ही नाम दिमाग में आता है, दैट इज सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा के साथ नेशनल नॉलेज कमीशन भी याद रखना है। और एनकेसी जो है ना, ये आपका यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन जो है आपका, पेपर 1 की ही मैं बात कर रही हूँ, पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन में एनकेसी आता है। ठीक है, और काफ़ी बार डिटेल में क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी भी क्लास इस एजुकेशन पेपर 2 के कॉन्सेप्ट में ली है, बट चीज़ें वही सब है। तो आप ये चीज़ है वो चैनल पे लगाइए, मैंने एनकेसी की क्लास वो देख लीजिएगा, उसमें भी सैम पित्रोड़ा है ना, उसमें नॉलेज पेंटागन की बात की है। तो वो सब चीज़ें आपको पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब टेली कम्युनिकेशन मतलब कि सैम पित्रोड़ा, ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेसिकली एन इंस्टेंट मैसेंजर? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। आप बोलोगे मैम अब फेसबुक इंस्टा की बात हो और आप हमें सॉल्व कराओगे क्या? हम खुद आपको सॉल्व कराते कि इंस्टेंट मैसेंजर जो है ना वो फटाफट से हो जाता है। काफ़ी बार चालू क्लास में भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। किससे करते हैं? व्हाट्सएप से करते हैं, राइट। तो इंस्टेंट मैसेंजर क्या है? वो व्हाट्सएप आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सारथी इज अ वेब पोर्टल ऑफ डैश, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, एंड ऑप्शन डी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सारथी जो वेब पोर्टल है वो किसके रिलेटेड है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। BYOD इन द कंटेंट of digital initiatives in higher education in India is dash. Be youthful on digital, buy your own device, bring your own device की be yourself on digital. okay? तो क्या आंसर सही बनेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, bring your own device. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सॉरी, presence of E. coli in water is an indicator of dash contamination. okay, sewage contamination, oil contamination, pesticide की herbicide। तो E. coli जो है, ओके, अगर उसकी हम बात करें तो सिवेज कंटामिनेशन होता है ना, तब ये जो है E. coli की पानी में प्रेजेंस दिखती है। ओके, तो आंसर जो है वो सिवेज बनेगा। बट इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि E. coli जो है उसको एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। इज अ बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड इट रिलीज इनटू एनवायरमेंट थ्रू फैकल मैटर। फैकल मैटर्स की तरह से वो रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में, तो ऑफकोर्स वो किस में जाएगा? सिवेज में जाएगा, और इससे ही क्या होगा? वाटर जो है वो कॉन्टामिनेट होगा। ठीक है, सो इट्स प्रेजेंस इन वाटर सिग्निफाई द सिवेज कॉन्टामिनेशन। ओके, यहाँ से आपका आंसर मिल गया। सम versions of E. coli makes us sick by creating शिगा टॉक्सिन। ओके, शिगा नाम याद रखिएगा, कौन से टॉक्सिन से वो हम जो बीमार होते हैं, तो उसमें जो एक टॉक्सिन होता है उसका नाम क्या है? शिगा है। ओके, सम कॉजेज डायरिया while others causes यूरिनरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस और न्यूमोनिया। और ये जो है आपका ई कोलाई, इसका डायग्राम अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो हमारे जो फैकल मैटर होती है ना, जो फिकल मैटर से वो एनवायरमेंट में जाता है। जो सीवेज का कहीं भी वो कंटामिनेट हो तो वो फिर क्या होता है कि वो पानी में भी उसमें जाता है। तो ये जो है वो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम नॉइज पोल्यूशन इन रेसिडेंशियल एरिया शुड नॉट एक्सीड डैश 75 डेसिबल, 55 डेसिबल, 65 डेसिबल की 80 डेसिबल। तो आंसर क्या बनेगा? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। 55 डेसिबल इज द करेक्ट वन। ये जो है डायमीटर, जो सारी चीजें आप पैरामीटर्स है वो याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉइज पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स द परमिटेड डेसिबल लेवल फॉर डिफरेंट एरियाज आर, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है उसमें डे टाइम में क्या है 75 डेसिबल है और नाइट में 70 है। ओके, कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल डे टाइम में और 55 जो है वो नाइट में है। और रेसिडेंशियल एरिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, रेसिडेंशियल एरिया की बात की है। ओके, और डे टाइम पूछा है, तो रेसिडेंशियल एरिया में डे टाइम में कितना है 55 है और नाइट में कितना है
45 डेसिबल है। तो ये जो है नंबर्स है आप याद रखिएगा कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन कभी और आ जाए तो आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश बेसल कन्वेंशन, साइट्स, रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड कन्वेंशन। तो क्या बनेगा आंसर? बेसल कन्वेंशन इज द करेक्ट वन। इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज बेसल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट को किस तरह से हमें डिस्पोज करना है इसके रिलेटेड एक ट्रीटी बनाई गई है। तो वो सारी जो चीज़ें उसको फॉलो करके ही जो है कंट्रीज जो हैजार्डस वेस्ट है उसको इसी तरह से डिस्पोज करना है। अदरवाइज वो सारी चीज़ें क्या है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर डिस्पोज नहीं करोगे तो आप वो जो हैजार्डस वेस्ट है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा और इससे जो ह्यूमन बींग्स है उसकी हेल्थ को भी बहुत खतरा हो सकता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई है जिसको बेसल कन्वेंशन भी कहा जाता है। वो अडॉप्ट कब हुई थी? 1989 में, और जो इफेक्ट में आई वो 1992। ईयर्स भी याद रखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। उसका मेन एम देखें तो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो आंसर जो हमारा बना दैट इज बेसल कन्वेंशन। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव और अम्ब्रेला एक्ट। तो वो कौन सा है? देयर आर सो मेनी एक्ट्स है इंडिया में कि जो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वो सारी चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है? इज इट एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की लायबिलिटी एक्ट? तो जो आंसर क्या बनेगा सही ऑप्शन सी है, दैट इज एनवायरमेंटल एक्ट है ना। उसके अंदर और जो है कि आप समझिए कि एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, वो सब चीज़ें ये एनवायरमेंटल एक्ट के बाद उसमें उसके अंडर में आ जाती है। कि एनवायरमेंटल एक्ट जो है हमारा कब हुआ था? 1986 उसके अंदर ले लिया, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। ठीक है, और इवन एक इन्फॉर्मेशन और है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो जो भोपाल गैस दुर्घटना जो हमारी 2 दिसंबर, ठीक है 2 दिसंबर कब हुई थी? 1984 को जब हुई थी, उसके बाद ये जो है कि लगा कि नहीं ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट को अंडर कंट्रोल लेके आनी चाहिए। उसके बाद 1986 में उसकी ये भोपाल गैस दुर्घटना के इफेक्ट से ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो केम इनटू फोर्स। वो सारी चीज़ें उसके वो गवर्नमेंट के अंडर में वो सारी उन्हें कंट्रोल में लेने के लिए सारी चीज़ें की, और उसी को क्या कहते हैं? अम्ब्रेला एक्ट। जैसे अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाती है। ठीक है, अम्ब्रेला है वो एक छत्र छाया बन जाती है सभी की। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला एक्ट है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट आ गया, उसके अंदर वाटर पोल्यूशन एक्ट आ गया, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी गोल्स हैव बीन सेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय UN टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट? इज इट 20, 17, 10 और 16? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है ना। तो आंसर हमें ऑप्शन बी बनेगा। और क्या क्या है, कितने कितने, नाम क्या है खास आपको याद रखने हैं और नंबर से याद रखने हैं, बिकॉज काफ़ी बार पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको आप सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। आपको नेट में काफ़ी बार पूछा जाता है, या जो 4 है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो क्या है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं। तो 17 तो आपको याद तो करने हैं बट सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है वो भी पता होना चाहिए, नंबर 15 कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए। और SDG और MDG की अगर बात करूँ तो वहाँ से आपको हर बार हमने 3 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते, तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर ऑफ मिलिट्री एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? मिलिट्री एजुकेशन के कौन सी यूनिवर्सिटी सेंटर थी? तक्षशिला, नालंदा, गुणशिला की कुंडीनपुर? ओके, आंसर जो बनेगा वो है तक्षशिला। तक्षशिला जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे नॉट ओनली मिलिट्री बट इसके अलावा लॉ का, मेडिकल का, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सिखाई जाती है। और वहाँ पे बच्चों की एडमिशन एज क्या थी पता है? 16 ईयर्स पे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, 16 ईयर्स जो है वो एडमिशन एज है। ओके, यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। ओके,
चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. मिनिमम पीरियड फॉर PhD शुड बी ऑफ 2 years एंड देयर शुड बी वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन फॉर PhD डिग्री. दिस रिकमेंडेशन वॉज मेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सैंडलर कमीशन, देन राधाकृष्णन कमीशन की कोठारी कमीशन. तो क्या आंसर बनेगा? जो आंसर है वो ऑप्शन सी राधाकृष्णन कमीशन है. उन्होंने बोला था कि मिनिमम पीरियड ऑफ PhD शुड बी 2 years, एटलीस्ट 2 साल तक तो बच्चा PhD कर रिसर्च करा है, एटलीस्ट 2 साल तो उसको लगने चाहिए और उसके बाद उसकी वाइवा भी होने चाहिए. ठीक है, तो ये किसका था रिकमेंडेशन? राधाकृष्णन कमीशन का था. चलिए नाउ टीचर एजुकेशन इज डैश प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की स्किल एजुकेशन. तो याद रखिएगा टीचर एजुकेशन को क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल एजुकेशन कहा जाता है. ठीक है, प्रोफेशनल बीएड करते हो दैट मीन्स आप प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको मिलती है कि आप टीचर बनने के लिए आप में वो एक प्रोफेशनल एबिलिटी आ गई है. ओके, तो जो टीचर एजुकेशन है उसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन चेंज टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द ईयर डैश 1975, 1986, 1995 के 2005. तो ये जो क्वेश्चन है आपका ड्रॉप किया गया था. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है आपके ऑप्शंस दिए वो सही नहीं है. एक्चुअली जो सही आंसर है वो 1985 होना चाहिए. ओके, वो ऑप्शन में मिसिंग है इसलिए ये क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप किया था. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, वो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट is not funding for research activity in higher education. कौन सी इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च को फंड नहीं देती? तो DBT, DST, ICSSR की NCTE. तो DBT मतलब का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है तो वो तो फंडिंग करती है, डिपार्टमेंट है. ओके, देन DST दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स वो भी डिपार्टमेंट है, वो रिसर्च को फंडिंग करता है. ICSR तो उसके तो काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट भी होते हैं तो ऑफकोर्स वो तो आएगा ही आएगा. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ओके, तो वो तो आएगा. जो NCTE है, ठीक है, वो रिसर्च को फंडिंग नहीं करती. तो आंसर जो है क्या बनेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. तो यहाँ तक हमने आपके 2024, 23 और 21 3 क्वेश्चन पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको मैंने जो समझा है आपको समझ आए होंगे. कोई भी डाउट हो डेफिनेटली मुझे पूछ लीजिएगा. और जो बाकी हमारे 2 क्वेश्चन पेपर बचते हैं दैट इज आपके 2020 का और 19 का बचता है तो वो भी हम कर लेंगे. PYQs कीजिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वहाँ से क्वेश्चन आपको 2-3 तो मिल ही जाएंगे. इवन आपको क्वेश्चन की एग्जामिनेशन की पैटर्न किस टाइप की होती है ना वो भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो PYQs आर मस्ट को एक क्या बोलते हैं प्रिपरेशन को एक स्ट्रेंथ देते हैं. ठीक है, चलिए इसके साथ आज की क्लास एंड करते हैं. बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.